हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूँ। हम लोग कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 26 की तरफ, जिसका कि हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करके आ चुके हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक सीरीज को नहीं देखना शुरू किया है वो लोग जाके देख सकते हैं। हमारी जो बीएनएस की सीरीज है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये जो बीएनएस की सीरीज है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। कंप्लीट सीरीज है 1 से लेकर 20 तक चैप्टर्स की। और जो हमारी बीएनएसएस की है सीरीज, वो भी 1 से लेके 26 पार्ट 1 तक कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक उसको देखना शुरू नहीं किया है वो जाके देख सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। नया एक्ट है, आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने देखा ही नहीं है अभी तक, लेकिन आप एक बार ओपन करके गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, एक्ट को निकाल सकते हैं कि भाई हमने इसको देख लिया कि भाई नया एक्ट है तो क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। चैप्टर नंबर 26 की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है जांचों तथा विचारणों के बारे में, जनरल प्रोविजन यानी कि साधारण उपवन। कहां से कहां तक बात कर रहा है? 337 से 366 की बात कर रहा है ये वाला पार्ट। तो जो पार्ट 1 देखा था हमने, वहां पे हमने 343 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे 344 सेक्शन की, जो कि बात करता है समाधान का निर्देश देने की शक्ति। वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का होता है 307। तो क्या बोल रहा है कि मामले की सुपुर्दगी के बाद किसी समय किंतु निर्णय देने जाने से पहले, यानी कि मामला सुपुर्द किया उसके बाद निर्णय दिए जाने से पहले किसी भी समय न्यायालय जिसे सुपुर्द किया है, यानी जिसे मामला सौंपा गया है, किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबंध या संशय समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारने अभिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर समाधान कर सकता है। कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है। देखते हैं एक बार। बेसिकली जो इसमें पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि कब दिया जा सकता है। तो मामले को सुपुर्द करने के बाद पर निर्णय दिए जाने से पहले ऐसा समाधान दिया जा सकता है। ठीक है। कौन देगा? वो कोर्ट देगा जिसको कि मामला सुपुर्द किया गया है। फिर बोल रहा है सेक्शन 345, वही सेक्शन है जो 308 है सीआरपीसी का, क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण, यानी कि ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लेनिंग विद कंडीशन ऑफ प्लेटफॉर्म। क्षमा की शर्तें दी गई है, उनका पालन नहीं किया गया है, तो जो पालन नहीं करेगा उसका ट्रायल किस तरीके से करेगा। तो कोई व्यक्ति जब 343 और 344 में समाधान स्वीकार कर लेता है, लोक अभियोजक यानी जो पीपी होता है उसको प्रमाणित कर लेता है कि उसकी राय में व्यक्ति जिसने समाधान स्वीकार किया था वो आवश्यक बातों को छुपा रहा है, जानबूझकर कर रहा है, ऐसा मिथ्या साक्ष्य वगैरह दे रहा है और शर्तों का पालन नहीं कर रहा, जिसके लिए उसको समाधान दिया गया था उन उन शर्तों का उसने पालन नहीं किया, या अन्य अपराध के लिए जिसके लिए वो दोषी हो मिथ्या साक्ष्य दिया है, उसके लिए उसका ट्रायल किया जा सकता है। पर ऐसा ट्रायल जो अदर अक्यूज होंगे, जो कोई अन्य अपराधी होंगे, उनके साथ ज्वाइंटली नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ज्वाइंट ट्रायल के लिए डिनाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ज्वाइंट ट्रायल नहीं की जाएगी। ठीक है। ज्वाइंट ट्रायल के लिए क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। और मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसा ट्रायल जो होगा वो हाई कोर्ट की कंसेंट के बिना नहीं किया जाएगा। हमारे लिए हो जाता है ये प्रीकर क्वेश्चन कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए अगर ट्रायल किया जाएगा तो उसमें कौन से कोर्ट की सहमति होगी। और समाधान स्वीकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा, और 183 में जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा, या फिर 344 में जो किसी कोर्ट है उसके द्वारा रिटन स्टेटमेंट ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में कथन वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है। ये वाला पॉइंट है। किसके द्वारा रिटन स्टेटमेंट दिया जाएगा? समाधान स्वीकार करने वाले व्यक्ति के द्वारा। 183 में जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा। 343 के क्लॉज 4 में जो कोर्ट वगैरह दिया गया है उनके द्वारा। ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में कथन दे सकता है। कैसा होगा कथन? रिटन स्टेटमेंट होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। 346 कहता है कार्यवाहियों को मुलतवी स्थगित करने की शक्ति, जो कि बात करता है सेक्शन 309। ठीक है। इंक्वायरी ट्रायल में जो सारी प्रोसीडिंग होगी वो साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने के बाद दिन प्रतिदिन चलती रहेगी। कैसे चलेगी? दिन प्रतिदिन चलेगी। ये वाला क्वेश्चन भी आता है हमारे प्री में कि जो कार्यवाहियां वगैरह होती है वो कैसे चलती है, तो दिन प्रतिदिन कार्यवाही चलती है। और न्यायालय को लगे कि उसके अगले दिन कोई छुट्टी वगैरह आ गई या फिर कोई नहीं हो सकता उस दिन ट्रायल वगैरह, तो वो कारण लिखित करेगा और उसके बाद उसको स्थगित कर देगा। और न्यायालय को लगे तो जांच विचारण प्रारंभ होने के बाद, अपराध का कॉग्निजन लेने के बाद अगर उसको आवश्यक लगे तो किसी जांच विचारण का स्टार्ट करना क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है, मुलतवी कर सकता है और अपने कारण वगैरह लिखेगा। और अभियुक्त अगर अभिरक्षा में होगा तो उसको वारंट के द्वारा ऐसा
भेजेगा। ठीक है, इसकी जो प्रति वगैरह होगी वो इस तरीके से सेंड कर देगा। परंतु न्यायालय किसी अभियुक्त को एक समय में कितने दिन से अधिक के लिए अभिरक्षा में नहीं रख सकता? 15 दिन से अधिक के लिए अभिरक्षा में नहीं रख सकता। हमको याद होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो डेट वगैरह होती है, डे वगैरह होते हैं, वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। और जब साक्षी हाजिर हो तो मुलतवी व स्थगन साक्षी की परीक्षा के बिना विशेष कारण अभिलिखित किए बिना मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी कि साक्षी उपस्थित है और किसी तरीके का स्थगन किया जाना है, मुलतवी किया जाना है, तो वो साक्षी की परीक्षा करके ही किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसको कारण अभिलिखित करने होंगे। लेकिन जो स्थगन होगा वो इस कारण ही मंजूर नहीं किया जाएगा, मुलतवी होना इस कारण ही मंजूर नहीं किया जाएगा कि वह अभियुक्त को अधिरोपित किए जाने के दंडादेश के विरुद्ध हेतु दर्शित करने में समर्थ बनाए। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन हमको क्या है, सारे पॉइंट कवर करने हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये लाइन छोड़ के आए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। परंतु जब परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो स्थगन पक्षकार के अनुरोध पर ही स्वीकार किया जाएगा। अगर जो स्थिति होती है वो पक्षकार के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी तो ऐसी जो मुलतवी किया जाना है, स्थगन किया जाना है, वो किसके अनुरोध पर किया जाएगा? पक्षकार के अनुरोध पर ही किया जाएगा। और 2 से अधिक स्थगन को स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि पक्षकार जो परिस्थितियां होंगी, सिचुएशन होगी, वो पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो जाती है। देखिए, अगर आपने कंटिन्यू सीरीज नहीं देखी होगी तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे मैम आप बीच में से कहाँ से पढ़ाने लग गए, तो ऐसा नहीं चलेगा, आप लोगों को पढ़ के आना ही पड़ेगा। पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। मैंने देखा है कई बार लोग पार्ट 1 तो आराम से देखते हैं और पार्ट 2 तक पहुंचते ही नहीं है, पार्ट 2 के व्यूज बहुत कम आते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा होता है, डायरेक्ट पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये समाधान देने की शक्तियां कौन सी थी। ठीक है, आपके लिए सब कुछ चीजें अवेलेबल है, 1 से 5 तक चैप्टर, फिर 6 से 10 तक चैप्टर, फिर उसके बाद 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, इस तरीके से अलग अलग बैचेस भी हम लोगों ने इसमें यूट्यूब पे चला रखे हैं कि जिससे कि बच्चे अपना एक साथ कंप्लीट करके आ जाए। पर जब तक आप इनको एक साथ नहीं देखेंगे, आप इनको व्यू पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं इसी तरीके से बोल बोल के जाने लगी तो फिर ऐसे काम कैसे चलेगा? आपके जब समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा बोलना यहाँ पे वेस्ट चल जाएगा ना। इसलिए इससे बढ़िया है कि आप लोग क्या करेंगे, जाके बीएनएसएस की सीरीज को देखना शुरू कर दीजिए। बीच बीच में से देखने से फायदा नहीं होगा, जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो ज्यादा लेक्चर्स थोड़ी ना है, 26 चैप्टर तक ही है, तो अभी तो कंप्लीट हो जाएंगे। 39 चैप्टर्स हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई बीच में से मैम पता नहीं कहाँ से पढ़ाने लग गई, तो आप क्या कीजिए, 26 जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकारों को आरोपों की सुनवाई के बाद कारण लिखते हुए स्थगन का आधार ये बता रहा है कि कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब वो नहीं कर सकता। ठीक है, 2 से अधिक स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण के बाहर है। न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकारों के आरोपों की सुनवाई के बाद कारण अभिलिखित करते हुए नहीं करेगा। स्थगन का यह आधार नहीं होगा कि पक्षकार का अधिवक्ता किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त था, यानी कि ये स्थगन के लिए आधार नहीं दे सकता कि वही जो उसका वकील साहब है वो किसी अन्य कोर्ट में व्यस्त था, उसका कहीं किसी और कोर्ट में केस चल रहा था। साक्षी न्यायालय में अगर हाजिर है लेकिन पक्षकार या उसका अधिवक्ता हाजिर नहीं है, पक्षकार या उसका अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर तो है पर साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा वगैरह करने के लिए तैयार नहीं है और साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकेगा, साक्षी को मुख्य परीक्षा प्रतिपरीक्षा में छूट देने के संबंध में वो ऑर्डर वगैरह पास कर सकेगा। ठीक है, अब देखिए स्थानीय निरीक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे कि स्थानीय निरीक्षण कैसे किया जाएगा। लोकल इंस्पेक्शन की बात की जा रही है। तो कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के बारे में, यानी कि कोई जो मजिस्ट्रेट होंगे, कोर्ट होगा, वो इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग में पक्षकार को सूचना देने के बाद उस स्थान पे जा सकता है, वहां का इंस्पेक्शन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है और जो निरीक्षण में देखे गए सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन अनावश्यक विलंब के बिना लेखबद्ध करेगा, यानी कि जो कुछ भी उसने देखा उन तथ्यों को ज्ञापन में बिना किसी देरी के लेखबद्ध करेगा, यानी कि लिखेगा। और ज्ञापन जो होगा वो अभिलेख का पार्ट होगा, यानी कि रिकॉर्ड का पार्ट होगा। और अभियोजक, परिवादी, अभियुक्त या अन्य कोई पक्षकार हो तो उसे ज्ञापन की जो प्रति होगी वो निःशुल्क दी जाएगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो प्री का क्वेश्चन है किस किस को ज्ञापन की कॉपियां दी जाएगी, तो एक बार आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 348 क्या बोल रहा है, आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। सेक्शन नंबर आ गया 311 सीआरपीसी, क्योंकि हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं सीआरपीसी से, तो हमको ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का और कौन सा सेक्शन है हमारे बीएनएसएस का। क्या बोल रहा है,
आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। तो न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है, यानी कि न्यायालय को लगे कि किसी व्यक्ति को विटनेस के रूप में बुलाया जाना चाहिए तो उसको विटनेस के रूप में बुला सकता है। किसी व्यक्ति की जो हाजिर हो यद्यपि साक्षी के रूप में समन नहीं किया हो परीक्षा कर सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति पहले से ही कोर्ट में है, उसको चाहे साक्षी के रूप में समन ना किया गया हो परीक्षा कर सकता है। किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा सकती है उसको पुनः बुला सकता है, पुनः उसकी परीक्षा कर सकता है। यदि न्यायालय किसी मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए किसी व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक समझता है तो उस व्यक्ति को फिर बुलाया जाएगा और फिर उसकी परीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई सेक्शन 348 की। अब देखिए सेक्शन 349, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। सेक्शन 349 हो रहा है कि नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति वही सेक्शन है जो 311A है सीआरपीसी का। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिफिक सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अन्वेषण या कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने का निर्देश दे सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी अन्य प्रोसीडिंग्स के लिए। इसके अंतर्गत क्या होगा, सेक्शन 349 के अंतर्गत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी कि जो हमारा जेएम फर्स्ट होता है, जेएम फर्स्ट जो होता है अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग करने के लिए किसी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने का निर्देश दे सकता है। यानी कि इफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड इट इज एक्सपेंडेड टू डायरेक्ट एनी पर्सन, क्या करेगा, किसी व्यक्ति को कहेगा कि तुम नमूने के हस्ताक्षर करो, स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग के बारे में डायरेक्शन वगैरह दे सकता है। कौन देगा, जेएम फर्स्ट। किस चीज के लिए, नमूना हस्ताक्षर यानी कि स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह देने के लिए। कब देगा, इन्वेस्टिगेशन में या फिर इनके कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके लिए क्या कर सकता है, नमूना हस्ताक्षर वगैरह देने के निर्देश दे सकता है। इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, कब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार नहीं किया गया हो। यानी कि जब तक उसको कार्यवाही वगैरह के लिए, प्रोसीडिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर गिरफ्तार नहीं किया गया होगा तब तक उसका क्या नहीं किया जाएगा, नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए उसको डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 349 ऑफ बीएनएसएस। अब देखिए सेक्शन 350 क्या बात कर रहा है कि ये वही सेक्शन है जो 312 है सीआरपीसी का। 312 सीआरपीसी का वही सेक्शन है जो बीएनएसएस का है 350। हम कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हमको कौन से सेक्शन को किसके साथ पढ़ना है। तो इसमें बोल रहा है परिवादियों और साक्षियों के व्यय यानी कि एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेस। तो क्या होगा, राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अधीन रहते हुए यदि दंड न्यायालय मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अधीन रहते हुए यदि दंड न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट्स को लगता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्ययों के राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने के आदेश दे सकता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि परिवादी या जो साक्षी होते हैं उनके जो उचित व्यय वगैरह होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं नियमों के अधीन रहते हुए। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर आता है सेक्शन 351। ये बोलता है अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति यानी कि पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड, यानी अभियुक्त को कब परीक्षा वगैरह की जाएगी उसके बारे में, उसका एग्जामिनेशन वगैरह किया जाएगा उसके संबंध में प्रावधान बताता है। वही सेक्शन है जो 313 है हमारे सीआरपीसी का। तो देखिए बड़ा पॉइंट है, 5 पॉइंट निकल के आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले वाले पॉइंट को देखिए, प्रत्येक जांच या विचारण में। तो यहाँ कहाँ पे चलेगा ये वाला प्रोसेस, इंक्वायरी और ट्रायल में। इंक्वायरी और ट्रायल में इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, यानी कि इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ एनब्लिंग the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him the court। तो प्रत्येक जांच या विचारण में कि भाई अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली
जो भी सिचुएशंस वगैरह होगी, सर्कमस्टांसेस वगैरह होगी, उनको खुद एक्सप्लेन कर सके, इसके लिए किसी प्रक्रम में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना, मतलब उसको चेतावनी दिए बिना उससे ऐसे प्रश्न कर सकता है जो न्यायालय को सही समझे। मतलब अभियुक्त को बिना किसी चेतावनी के न्यायालय के द्वारा ऐसे प्रश्न किए जा सकते हैं जो उन्हें उचित समझ, मतलब जो उन्हें उचित लगते हैं, ठीक है। और अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के बाद, तो अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के बाद और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने से पहले उस मामले के बारे में उससे साधारणतः क्या करेगा, प्रश्न वगैरह करेगा, ठीक है। कब करेगा? अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के बाद और अभियुक्त से यानी अक्यूज्ड से अपने डिफेंस की अपेक्षा करने से पहले उससे जनरल प्रश्न वगैरह करेगा, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है, इसमें एक परंतु दे रखा है कि किसी सम्मन मामले में यानी सम्मन केस में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को वैयक्तिक अभिरक्षा से वो दे रखी है, मुक्ति दे रखी है, ठीक है, कि उसको पर्सनल रूप से अगर हाजिर नहीं होना है, समन केस में, समन मामले में कोर्ट ने क्या दे रखी है, पर्सनल अपीयरेंस से अगर उसको मुक्ति दे रखी है तो उससे उसकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है, यानी कि उसका जो एग्जामिनेशन किया जाएगा उससे भी उसको रिलीफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिलीफ कर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आइए कि जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है, यानी कि जब इस वाले पॉइंट पे 351 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जब कोई परीक्षा की जाती है, उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, तब उसको शपथ पे नहीं दिलाई जाएगी, यानी कि ये जो परीक्षा होगी वो शपथ पर नहीं होगी, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो, अदरवाइज अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। और आप लोगों को चाहिए कि भाई हमारे पास इसकी पीडीएफ भी होनी चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डीलो क्लासेस की ऐप अवेलेबल है, डीलो क्लासेस की ऐप अवेलेबल है, तो आप वहां जाके इनकी पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय नहीं हो जाएगा, यानी कि उससे जो प्रश्न वगैरह कर रहे हैं तो अगर वो उनका उत्तर नहीं देता है या किसी तरीके का मिथ्या उत्तर देता है तो उसे इसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा, पनिशमेंट वगैरह नहीं दिया जाएगा। 3 पॉइंट हुए। अब चौथे पॉइंट की तरफ आइए कि अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है, यानी कि जो भी उसने उत्तर वगैरह आंसर वगैरह दिए होंगे तो जांच यानी कि इंक्वायरी, विचारण यानी कि ट्रायल में उस पर क्या किया जा सकता है, विचार किया जा सकता है, उनके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। और किसी अन्य ऐसे अपराध की जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष में उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। तो क्या बोल रहा है कि उसको विचार में ले सकते हैं। कंक्लूजन क्या ले रखा है कि उसने जो उत्तर वगैरह दिए हैं, आंसर वगैरह लिए हैं, उनको विचार में लिया जाएगा और साक्ष्य के तौर पर उनको यूज किया जा सकता है, साक्ष्य के लिए उनका यूज किया जा सकता है। इनका कंक्लूजन यही निकला है, साक्ष्य के लिए यूज किया जा सकता है। न्यायालय सुसंगत प्रश्न तैयार करने में जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसिल की सहायता ले सकेगा। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पे कि अभियोजक और प्रतिरक्षा काउंसिल जो होता है उनकी सहायता ली जाएगी इसमें। किस चीज के लिए? कि न्यायालय जो भी सुसंगत प्रश्न पूछेगा उसके लिए प्रोसिक्यूटर और जो डिफेंस काउंसिल होता है उनकी हेल्प ले सकेगा, और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, यानी कि न्यायालय परमिशन देगा कि लिखित कथन इसके संबंध में, रिटर्न जो स्टेटमेंट होता है इसके संबंध में फाइल किया जाए, ठीक है। अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित कथन फाइल किए जाने की क्या करेगा? परमिशन दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेक्शन 352 कहता है, मौखिक बहस और ज्ञापन की बात कर रहा है, ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 314, यानी कि 314 ऑफ सीआरपीसी। तो क्या होता है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत निकल के आते हैं 4 पॉइंट। देखिए क्या होता है, हम पॉइंट्स को एक बार नोट कर लेते ना, भाई इसमें इतने पॉइंट है, तो हमको जब किसी भी पॉइंट पे इनके आंसर्स आते हैं ना, जैसे किसी पॉइंट पे, जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर के पॉइंट पे कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको याद आता है अच्छा 352 का हमने 1 पढ़ा था, वहां पे हम ये वाली बातें थी, ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट है इसके अंतर्गत? 4 पॉइंट है। तो क्या होता है, सबसे पहले कार्यवाही का कोई भी पक्षकार अपने साक्ष्य की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकता है,
यानी कि जो भी पक्षकार होंगे वो साक्ष्य वगैरह लेने के बाद, समाप्ति के बाद जल्दी से जल्दी मौखिक बहस कर सकते हैं, यानी कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं यहाँ पे, ओरल आर्ग्यूमेंट्स। मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने के पहले न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकता है। मौखिक बहस यदि कोई हो पूरी करने से पहले न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकता है। कौन देगा? कार्यवाही का पक्षकार, जिसमें उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में और सुभिन्न शीर्षकों में दिए जाएंगे, और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा। यानी कि उसके पक्ष में जो भी वो फेवरेबल होंगे उस व्यक्ति के पक्ष में, उसमें वो तर्क वगैरह जो देगा, आर्गुमेंट्स वगैरह जो करेगा, वो शॉर्ट में होंगे, और जो भी आवश्यक शीर्षक वगैरह होंगे उनके साथ उनको दिया जाएगा। और ये जो ज्ञापन होगा ना, ज्ञापन, ये किसका पार्ट होगा? अभिलेख का पार्ट होगा। ठीक है। और प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रतिलिपि, यानी कि उसकी जो कॉपी होती है वो विरोधी पक्षकार को दी जाएगी, यानी सामने वाला जो पक्षकार होगा उसको दिया जाएगा। कार्यवाही का कोई स्थगन लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे। यानी कि कार्यवाही का कोई भी जो स्थगन वगैरह किया गया है, स्थगन का मतलब होता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट वगैरह जो किया गया है वो लिखित बहस अगर फाइल की गई है तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कोई कारण वगैरह लिखित नहीं किए जाए, और ऐसा स्थगन मंजूर करना उसके लिए क्या ना हो? आवश्यक नहीं हो। यदि न्यायालय को लगता है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो वह उसको विनियमित कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको सही करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 353 कहता है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। सेक्शन 315 ऑफ सीआरपीसी है, वो यही बात कहता है जो बात करता है 353 ऑफ बीएनएसएस। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कितने पॉइंट हैं? इसमें निकल के आते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए सक्षम साक्षी होगा। उसके लिए वो क्या करेगा? अपने विरुद्ध या उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए वो शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। यानी कि एविडेंस किस पे दिया जाएगा? ओथ पे दिया जाएगा, शपथ पे दिया जाएगा। ठीक है, और वह अपनी लिखित प्रार्थना पर ही साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा। वह अपनी लिखित प्रार्थना पर ही साक्षी के रूप में उसको बुलाया जाएगा, विटनेस के रूप में बुलाया जाएगा। यदि वो किसी तरीके का एविडेंस नहीं देता है तो न्यायालय के द्वारा कोई टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाएगा। His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court, or give to raise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial। तो क्या बोल रहा है कि यदि वो एविडेंस वगैरह नहीं देता है तो उसके खिलाफ कोई टीका टिप्पणी मतलब कोई कमेंट वगैरह नहीं किया जाएगा, और उसी विचारण में यानी कि सेम ट्रायल में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उपधारणा की जाएगी। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। इसका मतलब निकला कि उसका स्वयं साक्ष्य ना देना, मतलब अगर वो एविडेंस नहीं देता है तो पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उस पर कोई भी कमेंटबाजी नहीं की जाएगी, उसको इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, ना ही उसके या उसके साथ विचारण में जो कोई आरोपित व्यक्ति होगा उसके संबंध में कोई उपधारणा की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाएगा, मतलब प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 101, 126, 127, 128, 129 यानी कि 101, 126, 127, 128 या 129 के अधीन या चैप्टर 10 के अधीन या चैप्टर 11 के पार्ट ख और ग या घ के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती है, ऐसी कार्यवाही में अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। तो ये बता रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। कहाँ कहाँ पे? तो ये हो गए हमारे सारे सेक्शंस कि इन सेक्शंस के संबंध में। ठीक है, तो आपका होमवर्क है ये कि आप लोग क्या करेंगे, एक बार इनको जाके गो थ्रू करेंगे। जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो इसके साथ उस पेज को खोल के भी आप देखेंगे कि आखिर इन सेक्शंस में हमको क्या क्या बता रखा है, जिससे ये वाले सेक्शंस जो होंगे ना वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। सेक्शन 354 बात करता है कि वही सेक्शन है जो 316 है हमारे सीआरपीसी का, प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में ना लाया जाना। प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में ना लाया जाना। नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज टू इंड्यूस डिस्क्लोजर। तो सेक्शन 343 और 344 में जैसा उल्लेखित है उसके अलावा किसी वचन, धमकी द्वारा या अन्यथा कोई प्रभाव अभियुक्त व्यक्ति पर इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी की किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। यानी कि उसकी कोई भी बात है वो इसलिए यूज नहीं की जाएगी कि उसको उत्प्रेरित किया जाए या उसके ऊपर क्या किया जाए, कोई धमकी वगैरह डाली की जाए। इस उद्देश्य से ऐसा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब हो गया कि भाई उसके ऊपर कोई वचन, कोई प्रॉमिस, कोई धमकी इसलिए नहीं डाली जाएगी कि वो अपनी बातों को प्रकट कर सके, यानी इसलिए उसको उत्प्रेरित नहीं किया जाएगा कि वो अपना प्रकटन कर सके, अपनी बात को पेश कर सके। ठीक है, मतलब वो अपनी बात को रख दे। किसके फलस्वरूप रखेगा? धमकी वगैरह के फलस्वरूप अगर वो बात कर रखेगा तो उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी। फिर आता है सेक्शन 355, वही सेक्शन है जो 317 है सीआरपीसी का। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में यानी कि एब्सेंट में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेड इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। वही सेक्शन है जो 317 है सीआरपीसी का। इसके अंतर्गत कितने पॉइंट निकल के आते हैं? 3 पॉइंट निकल के आते हैं। देखिए, अभियुक्त बार बार अगर कार्यवाही में विघ्न डालता है या न्यायालय को लगे कि उसकी हाजिरी आवश्यक नहीं है तो उसे व्यक्तिगत हाजिरी से क्या कर सकता है? अभिमुक्त कर सकता है। एक बार हम लोग देखते हैं एक्ट की लैंग्वेज। तो क्या है इसके अंतर्गत? इस संहिता के अधीन जांच विचारण के किसी प्रक्रम में यानी इंक्वायरी और ट्रायल में यदि मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो क्या करेगा? वो कारण लिखते हुए न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी न्याय हित में अगर आवश्यक नहीं है, अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किए जाने की दशा में वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है। यानी कि न्यायालय को लग रहा है कि वो कार्यवाही में विघ्न डाल रहा है, कार्यवाही होने नहीं दे रहा है, तो न्यायालय उसको कहेगा कि उसको व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी जाएगी, यानी कि उसको पर्सनल अपीयरेंस नहीं देनी पड़ेगी बल्कि उसको अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना पड़ेगा। और उसकी अनुपस्थिति में ऐसे जांच या विचारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। कार्यवाही के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी का निर्देश दे सकता है। इसका मतलब कि भाई अगर न्यायालय को लग रहा है कि जो अभियुक्त है वो विचारण या कार्यवाही को पूरा नहीं होने दे रहा, तो उसको कहेगा कि भाई तुम तो होते हो व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त और तुम्हारा जो अधिवक्ता होगा वो कार्यवाही को संभालेगा। और अगर लगता है कि वो बाद में उपस्थित हो सकता है तो उसको डायरेक्शन देगा कि भाई तुम उपस्थित हो जाओ, यानी कि वह अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित हो। कार्यवाही के पश्चातवर्ती प्रक्रम में ऐसे अभियुक्त को न्यायालय व्यक्तिगत हाजिरी दे सकता है, यानी कि उसको पर्सनल अपीयरेंस होने के लिए कह सकता है जब उसको लगता है कि भाई हाँ ये इस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है, अब ये विघ्न वगैरह नहीं डालेगा। यदि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जा सकता है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा या जांच विचारण स्थगित कर सकता है। यदि वो ऐसा लग रहा है कि अभियुक्त अपने प्लीडर के माध्यम से नहीं पेश हो पा रहा, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, तो न्यायालय उसको क्या करेगा? प्रोसीडिंग वगैरह को, जांच वगैरह को स्थगित कर देगा और आदेश देगा कि ऐसे अभियुक्त का मामला अलग से विचारित किया जाए, सेपरेटली उसको क्या किया जाए? ट्रायल किया जाए। सेपरेट ट्रायल की बात कर देगा यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? और इस धारा के प्रयोजन के लिए अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति में श्रव्यदर्शी साधनों के माध्यम से उपस्थिति, यानी कि उसकी अगर उपस्थिति उसकी जो प्रेजेंट करानी है वो ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी करवाई जा सकती है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी ऐसी उपस्थिति करवाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। तो जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जाता है, चाहे उस पर जॉइंट चार्ज लगाया गया हो या नहीं, विचारण की प्रवंचना करने के लिए अगर उसने कोई करार किया है, तो इसके लिए हल्का सा हमको देखनी पड़ेगी इसकी इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जब हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज क्लिष्ट हो जाती है तो हम इंग्लिश का सहारा लेते हैं, क्योंकि कहा भी यही जाता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी में मतभेद होता है तो अंग्रेजी को हमारे लॉ में महत्व दिया जाता है, क्योंकि कई वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार इंग्लिश लैंग्वेज देखिए हमारे एक्ट की।
notwithstanding anything contained in the Sanhita or in any other law for the time being in force when a person declared as a proclaimed offender, जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, whether or not charged jointly, चाहे से उसके ऊपर jointly चार्ज लगाया गया हो या नहीं, has abscond to evade trial, वो क्या कर रहा है, विचारण से बच रहा है, इसके लिए वो क्या हो गया है, फरार हो गया है, and there is no immediate prospective of arresting him, ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके. It shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in a person. तो यह व्यक्तिक विचारण के अधिकार के रूप में उसका अभित्याग कर सकता है और न्यायालय क्या करेगा, ये लिखित करते हुए इस संहिता के अधीन यानी कि बीएनएसएस के अकॉर्डिंग विचारण के लिए उसको ट्रायल करेगा और अपना निर्णय सुनाएगा. परंतु जो न्यायालय है आरोप की विरचना की तारीख से, देखिए ये वाला क्वेश्चन प्री का होता है कि न्यायालय आरोप की विरचना की तारीख से 90 दिन की समाप्त होने पर विचारण प्रारंभ नहीं करेगा. ठीक है, कब तक नहीं करेगा, क्योंकि डेट हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि जब तक न्यायालय आरोप की विरचना की तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक क्या नहीं करेगा, वो विचारण प्रारंभ नहीं करेगा. न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा कि निम्न कार्रवाइयों का पालन पहले किया गया हो, यानी कि कुछ प्रोसीडिंग्स वगैरह दे रखी है, उनको फॉलो किया गया है या नहीं. एक बड़ा पॉइंट है ये वाला, इसके अंतर्गत टोटल 8 पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना है. ठीक है, जहां लगे इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है. बियर एक्ट हमेशा आपके साथ होना चाहिए. आप ये सोचे कि हम कहीं रास्ते में चलते हुए क्लास ले रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा. आपके पास प्रॉपर बियर एक्ट होना चाहिए और बियर एक्ट के संग जब आप क्लास लेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा. किसी पॉइंट में अगर समझ में नहीं आता है तो वहाँ पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए. दोबारा वीडियो आपके पास ही अवेलेबल है, आप जाके इसको दोबारा चेक कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं. ठीक है, तो न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा कि निम्न कार्रवाइयों का पहले पालन हुआ है या नहीं हुआ है. तो क्या होगा कि कम से कम 30 दिन के अंतराल पर लगातार 2 गिरफ्तारी वारंटों का जारी किया गया है या नहीं. ठीक है, 30 दिन के अंतराल पर गिरफ्तारी वारंट को जारी किया गया है या नहीं. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, उद्घोषित अपराधी को विचारण के लिए पेश करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कहा जाएगा कि वो ट्रायल के लिए पेश हो. सूचना प्रकाशन की तारीख से 30 दिन में पेश नहीं होता, तो मतलब जब उसके खिलाफ सूचना प्रकाशित हो गई और 30 दिन में वो पेश नहीं होता है तो उसकी एब्सेंट में ट्रायल शुरू हो जाएगी, वेट नहीं किया जाएगा और ट्रायल को स्टार्ट कर दिया जाएगा. उसके लास्ट टाइम पर जहां वह रहता है पाया गया उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाएगा. ये बोल रहा है कि भाई सूचना प्रकाशन वगैरह जो है ना वो कहाँ पे की जाएगी, जिस भी जगह पे वो लास्ट टाइम पे रहा है और उस स्थान के प्रचलित समाचार पत्र, जैसे कि कोई दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, जो भी उसके क्षेत्र में चलता होगा उसमें उसका प्रकाशन किया जाएगा. और नातेदार या मित्र जो भी उसके रिलेटिव्स वगैरह होंगे, फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनको सूचना दी जाएगी कि उसके खिलाफ क्या शुरू हो चुकी है, विचारण शुरू किया गया है. गृहवास निवास स्थान पर विचारण के स्टार्ट होने की सूचना जहां वह लास्ट टाइम रहा है उस जिले के पुलिस स्टेशन पे भी की जाएगी. कहाँ कहाँ पे की जाएगी, सबसे पहले तो हो गया न्यूज़पेपर में की जाएगी, न्यूज़पेपर. ठीक है, इसके अलावा कहाँ की जाएगी, जहाँ पे वो रहता है उसके जो कोई रिलेटिव हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, उनको कहा जाएगा. इसके साथ ही जो पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन कौन सा, पुलिस स्टेशन वो होगा जो उसके जहाँ पे वो निवास करता है या फिर जहाँ पे वो पहले कभी रहता था, गृहवास जो होता है, होम टाउन जिसको कि बोलते हैं हम, उसके पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी. उद्घोषित अपराधी का किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता तो राज्य के व्यापार प्रतिरक्षा के लिए एडवोकेट अवेलेबल करवाया जाएगा. यानी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी है, अगर उसका कोई भी अधिवक्ता, कोई भी एडवोकेट वगैरह उसका अगर प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो राज्य के खर्चों पर प्रतिरक्षा के लिए यानी कि डिफेंस के लिए एक एडवोकेट साहब जो होंगे वो उनको अवेलेबल करवाए जाएंगे. जहाँ ट्रायल में सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के लिए किन्हीं साक्ष्यों की परीक्षा की है उनके साक्ष्य अभिलेखित किए जाएंगे. यानी अगर विटनेस की जो एग्जामिनेशन वगैरह किए हैं उनके जो अभिसाक्ष्य होंगे, जो भी उन्होंने कुछ कहा होगा, उनको क्या किया जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है, ऐसे अभिसाक्ष्य उद्घोषित अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य में अभिलेखित किए जाएंगे. जो भी उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह दिए हैं, अभिसाक्ष्य वगैरह दिया है, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट में साक्ष्य में अभिलेखित किए जाएंगे. ठीक है, एविडेंस में रिकॉर्ड किए जाएंगे. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
साक्ष्यों का अभिसाक्ष्य ऑडियो वीडियो साधनों के द्वारा भी अभिलेखित किया जाएगा। ऐसा साक्ष्य उस तरह से रखा जाएगा जैसा कि डायरेक्शन दे कौन, जो डायरेक्शन देगा कोर्ट। ठीक है, साक्ष्यों के जो भी एविडेंस वगैरह होंगे वो ऑडियो वीडियो माध्यम से रखे जाएंगे और इसी तरीके से रखे जाएंगे जैसा कि कोर्ट वगैरह डायरेक्शन दे। विचारण प्रारंभ होने के बाद अभियुक्त की स्वेच्छा अनुपस्थिति से विचारण जारी रखेगा, यानी वो वॉलंटरी क्या होना चाहता है, एब्सेंट होता है तो भी क्या होगा, ट्रायल को जारी रख सकेगा। जब एक बार विचारण स्टार्ट हो गया है तो चाहे से अभियुक्त कहता है कि भाई मैं वॉलंटरी एब्सेंट होना चाहता हूं तो भी ट्रायल को आगे जारी रखा जाएगा। निर्णय के विरुद्ध अपील तब तक नहीं की जाएगी जब तक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर स्वयं को अपीलीय न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपस्थित नहीं करता। एब्सेंट चल रहा है, निर्णय वगैरह हो गया है तो निर्णय के विरुद्ध किसी भी तरीके की अपील नहीं की जाएगी जब तक कि वो व्यक्ति यानी उद्घोषित अपराधी स्वयं इसके सामने अपीलीय न्यायालय के सामने स्वयं को उपस्थित नहीं कर देता, प्रेजेंट नहीं कर देता। और दोष सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के खत्म होने के बाद नहीं की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि दोष सिद्धि के विरुद्ध निर्णय की कोई जो अपील होगी वो 3 वर्ष के खत्म होने के बाद नहीं की जाएगी, मामला हो जाएगा क्लोज। ठीक है, राज्य किसी फरार व्यक्ति पर इस धारा के उपबंधों का विस्तार कर सकेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर, एब्सकॉन्ड ऑफेंडर पर क्या कर सकती है, इस धारा यानी कि सेक्शन 356 के जो प्रोविजंस हैं उनको लागू कर सकती है। अब आ जाइए 357 पे, प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है। तो इस वाले पॉइंट में क्या होता है, जहां अभियुक्त विकृचित ना होने पर भी ऐसा है कि उसे कार्यवाही समझाई नहीं जा सकती, यानी कि वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि उसको प्रोसीडिंग वगैरह नहीं समझ में आ रही, प्रोसीडिंग जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकता है, यानी कि जो अपनी कार्यवाही वगैरह है उसको आगे बढ़ाएगा। और यदि उसका परिणाम दोष सिद्धि हो जाता है, यानी वो व्यक्ति दोषित हो जाता है, तो कार्यवाही किसको भेजी जाएगी, हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। मतलब अगर कोर्ट ने उसको दे दिया है कि वो है दोष सिद्ध, तो जो प्रोसीडिंग है वो ट्रांसफर की जाएगी हाई कोर्ट को। और हाई कोर्ट कौन सा ऑर्डर देगा, जो उसको उपयुक्त लगे, ऑर्डर देगा जो उसको उपयुक्त लगे। ठीक है, 357 सेम यही बात कर रहा है। ठीक है ना, ये वही सेक्शन है जो 318 है किसका, सीआरपीसी का। ठीक है, छोटी सी बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 358 ऑफ बीएनएसएस वही सेक्शन है जो 319 है हमारे सीआरपीसी का। अपराधी के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां करने की शक्ति। तो जब किसी साक्ष्य में लगे कि किसी व्यक्ति ने जो नहीं है अपराध किया है, जो नहीं है मतलब जो अभियुक्त नहीं है, ठीक है ना, जब किसी साक्ष्य से लगे, एविडेंस से लगे कि जब किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है अपराध किया है तथा उसका विचारण अभियुक्त के साथ किया जा सकता है, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय कार्यवाही कर सकेगा। ठीक है, अभियुक्त नहीं है तो उसके साथ, अभियुक्त के साथ क्या की जा सकती है, उसकी कार्यवाही वगैरह की जा सकती है। व्यक्ति अगर न्यायालय में, कोर्ट में हाजिर नहीं है तो उसे समन भेजा जाएगा या फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। अरेस्ट सम्मन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर होता है तो जांच या विचारण के लिए उसको निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है हमको कौन सा सेक्शन, सेक्शन 358 ऑफ बीएनएसएस। अब आता है 359। सेक्शन 359 जो है वो बात करता है अपराधों के शमन की। तो अपराधों का शमन कैसे किया जाएगा, न्यायालय की अनुमति से या बिना अनुमति के किया जा सकेगा। देखिए इसमें है ना बहुत लंबी एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, इसमें एक लंबी लिस्ट दे रखी है, उसमें हमको बताया गया है कि कौन से अपराधों का शमन किया जा सकता है और कौन से अपराधों का शमन नहीं किया जा सकता है, कौन से अपराधों का शमन किया जा सकता है और कौन से अपराधों का शमन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो अपराध आते हैं वो आते हैं हमारे बीएनएस के। बीएनएस में हमको दे रखे हैं अपराध, बीएनएस जो है हमारी 2023 की, इसमें दे रखे हैं हमको अपराध कि अपराध कौन कौन से होते हैं। और इस जो सेक्शन 359 है जो हमारे सीआरपीसी में 320 होता था, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से अपराधों का शमन किया जा सकेगा। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि किसके द्वारा शमन किया जा सकता है, किसके द्वारा माफ किया जा सकता है।
तो जो अपराधों का शमन होगा ना, वो न्यायालय की अनुमति के और बिना अनुमति के किया जा सकता है। और यदि कोई अपराध शमनीय है तो उसका प्रयत्न या दुष्प्रेरण भी उसी प्रकार शमनीय होगा। यानी कि अगर किसी अपराध का शमन ऐसे बताया गया है कि भाई किसी अपराध का शमन किया जा सकता है, तो उसका अगर दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट किया गया है तो भी, और उसका अटेम्प्ट किया गया है तो उनका भी क्या होगा, शमन हो जाएगा। ठीक है, उनको भी क्या कर दिया जाएगा, शमन कर दिया जाएगा, कंपाउंडेड कर दिया जाएगा। उसका कंपाउंड करते हैं ना वो। जब कोई संविदा हेतु असक्षम है तब उसकी ओर से संविदा हेतु सक्षम व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से वो कर सकता है, शमन कर सकता है। मान लीजिए कोई माइनर व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो इनकी तरफ से जो उसका सक्षम व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, इसका शमन करवा सकता है, अपराध का शमन करवा सकता है। यदि वो जो शमन कर सकता है मर जाए, अगर बालक है, विकृतचित है, तो उसका विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुज्ञा से शमन करा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति शमन कर सकता है ना, शमन करना चाहता है अपराध का, अगर वो व्यक्ति मर जाए, बालक हो या विकृतचित हो, जैसे कि अभी बताया, तो इसमें बताया था ना सक्षम प्राधिकारी, तो इसमें बताया गया है कि न्यायालय की अनुमति से जो विधिक संरक्षक होता है वो भी क्या कर सकता है, शमन करवा सकता है। ठीक है, जब अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए या वर्धित दंड से या भिन्न किसी दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का शमन नहीं किया जाएगा। यानी कि पूर्व दोषसिद्धि हो या फिर वर्धित दंड हो या किसी अन्य तरीके का दंड हो जो इसमें बताया गया है, तो उनका अपराध का शमन नहीं किया जाएगा। ठीक है, और शमन का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा। अगर किसी चीज का शमन कर दिया गया है, कंपाउंड कर दिया गया है किसी अपराध का, तो उसका मतलब होता है दोष मुक्ति। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगर अपराध का शमन किया गया है तो उसका मतलब होता है दोष मुक्ति। ठीक है, एक बार आप इसकी लिस्ट को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, कि भाई कौन कौन से अपराध आ रहे हैं, इसको कंपेयर करके पढ़ना है बीएनएस से। इसीलिए पहले आपको बीएनएस पढ़ाया गया है। पूरा का पूरा बीएनएस यूट्यूब पे अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी जाके नहीं देखा है वो जाके देखना शुरू कर सकते हैं। 1 से लेके 20 चैप्टर्स तक है हमारे बीएनएस में। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कंप्लीट अवेलेबल है, जाके देखिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी डीलो क्लासेस की ऐप, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे आता है 360 अभियोजन का वापस लिया जाना। सेक्शन 321 है हमारे सीआरपीसी का। क्या बात करता है ये भी कि अभियोजन का वापस लिया जाना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अभियोजन का वापस लेने के अंतर्गत विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो किसी मामले में जो भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक होता है, निर्णय सुनाए जाने से पहले जो न्यायालय की सहमति से अभियोजन वापस ले सकेगा, है ना। कौन ले सकेगा, लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक, पीपी और एपीपी। ये क्या कर सकते हैं, जजमेंट होने से पहले कोर्ट की कंसर्न से, सहमति से अभियोजन को वापस ले सकेंगे। और वापस लेने पर आरोप पूर्व है तब परिणाम क्या होगा, उन्मोचन हो जाएगा। यदि आरोप विरचित किए जाने के बाद या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है तब किया जाता है, तो वो ऐसे अपराध में क्या कर दिया जाएगा, दोषमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, उसको दोषमुक्त कर दिया जाएगा, एक्विटेड कर दिया जाएगा उसको। ठीक है ना। इसमें परंतु दे रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई केस वगैरह है, यानी कि उनके विरुद्ध कोई काम किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसर्ट के बिना क्या नहीं किया जाएगा, उसको अभियोजन को वापस नहीं लिया जाएगा। और कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी नहीं करेगा, ऐसे अनुमोचन को वापस नहीं लेगा। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है तो इसके अनुमोदन से किया जाएगा, और अगर किसी पीड़ित के बात आएगी तो उसको सुनवाई का अवसर देने के बिना, यानी किसी विक्टिम को सुनवाई का अवसर देने के बिना उसका उन्मोचन नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको अभियोजन को वापस नहीं लिया जाएगा। सेक्शन 361 बोलता है, वही सेक्शन है जो 322 है सीआरपीसी का। जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं उन मामलों में प्रक्रिया, मतलब जिन जिन मामलों को
जो निपटारा वगैरह है वो मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, तो उनकी क्या प्रक्रिया फॉलो होगी। प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, तो मामले जिनमें विचारण या सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और जिनके किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण किया जाना है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, मामले को सुपुर्द कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। या मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होना चाहिए, तब कार्रवाई रोक दी जाएगी और रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। इतनी सी बात बोल रहा है कि भाई मामले जिनमें विचारण या सुपुर्द करने की उसको अधिकारिता नहीं है, तो जिसको अधिकारिता है उसको मामले को क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। कार्रवाइयों को रोक के और मामले को उसको सौंप दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए 362। प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। तो यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपराध किसी जांच, विचारण या निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, यानी कि मजिस्ट्रेट जांच या विचारण होने के बाद प्रोसीडिंग में उसको लगता है कि भाई इसका विचारण सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो मामले को सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देगा। कौन करेगा, अदर मजिस्ट्रेट, यानी कि जेएम फर्स्ट को मत लगा, तो ये मामला किसको कर देगा, सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देगा। सेक्शन 363 कह रहा है कि वही सेक्शन है जो 324 है सीआरपीसी का, 324 सॉरी, सिक्के, स्टाम्प या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए दोष सिद्ध व्यक्तियों का विचारण। तो जब कोई भारतीय दंड संहिता की अध्याय 10 और 17 के अधीन, ये दंड संहिता नहीं होगी, ये होगी न्याय संहिता, बीएनएस की बात चल रही है ना, तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के चैप्टर 10 और चैप्टर 17 जो सिक्कों, और ये 17 है हमारा प्रॉपर्टी के संबंध में अपराध। आपने देखा होगा जो हमारी आईपीसी थी उसमें भी जो प्रॉपर्टी का अपराध था, वो संपत्ति का जो अपराध था वो भी किस नंबर पे था, प्रॉपर्टी का खतरा कहाँ था, 17 नंबर पे। ठीक है, तो उसको अगर दोषित किया जा चुका है जिसकी अवधि 3 वर्ष या ज्यादा है, 3 वर्ष या ज्यादा है, उसके लिए उसको कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित किए जा चुकने पर उन अध्यायों में से किसी के अधीन 3 वर्ष या अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराधों के लिए पुनः अभियुक्त है, यानी कि वो जो अपराध उसने किया था चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में, उनका वही उसी संबंध में दोबारा उसके लिए अभियुक्त है तथा मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसे पुनः दंडित किया जा सकता है, तो विचारण के लिए सीजेएम को भेज देगा। किसको भेजेगा, सीजेएम को भेज देगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, और जो भी सही लगेगा वो उसको आदेश दे देगा। यानी कि जब एक व्यक्ति बीएनएस में चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में पूर्व दोषित हो चुका है, पूर्व दोषित हो चुका है, और इसके बाद इसके लिए इन्हीं का ही पुनः अभियुक्त है, इन्हीं अपराधों के लिए पुनः अभियुक्त है, दोबारा अक्यूज्ड बन गया है, तो विचारण के लिए यानी कि ट्रायल के लिए उसको भेजा जाएगा किसके पास में, ट्रायल के लिए उसको भेजा जाएगा सीजेएम के पास में, सीजेएम, और ये कौन सा आदेश देगा, जो भी उसको सही लगे, जो भी उसको सही लगे वो आदेश पारित कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पर 364। अब ये वाला चैप्टर लास्ट पे आ चुका है, लास्ट के 3 सेक्शंस बचे हुए हैं, हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो 364 बोलता है कि वही सेक्शन है जो 325 है सीआरपीसी का, प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता हो, प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता है। इसमें टोटल कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सर्व, तो क्या होगा इसके अंतर्गत, मजिस्ट्रेट को लगे कि अभियुक्त दोषी है, वह उसे कठोर दंड मिलना चाहिए जो वह नहीं दे सकता, तो अपने कारण और राय अभिलेखित करते हुए जो कार्यवाही होगी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेगा, यानी किसको भेजेगा, सीजेएम को भेजेगा। सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं कि कौन कितना दंड दे सकता है, तो जेएम फर्स्ट को लगता है कि भाई ये जो अभियुक्त है वो दोषी है उस अपराध से कि जिसमें कि इसको कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं वो दंड नहीं दे सकता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने कारणों को, रीजन को रिकॉर्ड करेगा, कारण लिखेगा, रीजन रिकॉर्ड करके और उसको भेज देगा सीजेएम के पास में, और सीजेएम जो क्या करेगा, उसकी परीक्षा करेगा, पुनः परीक्षा करेगा और एविडेंस भी ले सकता है। ठीक है, और फिर
उसके बाद जो उसको क्या करेगा, कार्यवाही वगैरह जो उसको उपयुक्त लगती है वो कार्यवाही सीजेएम कर लेगा। फिर आता है सेक्शन 365, वही सेक्शन है जो कि है 326 ऑफ सीआरपीसी। भागते हैं एक मजिस्ट्रेट और भागते हैं दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलेखित साक्ष्य पर दोष सिद्धि या सुपुर्दगी। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत क्या होता है, जो उत्तरवर्ती जो जज होगा ना वो क्या करेगा, वो निर्णय देगा। जैसे कि मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, उसके नीचे है बी नाम का कोर्ट, तो अगर इसका कोई, अगर ये कुछ सॉल्व कर सकता है तो आधा ये सॉल्व कर सकता है। पार्टली, भागता का मतलब क्या होता है, पार्टली कोई मामला सॉल्व किया जा रहा है, तो जो उत्तरवर्ती होगा यानी कि जो बड़ा वाला कोर्ट होगा वो क्या करेगा, मामले को सॉल्व कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात बोल रहा है। फिर देखिए 366 बोल रहा है न्यायालय का खुला होना, वही सेक्शन है जो 327 है हमारे सीआरपीसी का। न्यायालय का खुला होना मतलब स्थान जो जांच या विचारण प्रयोजन से प्रयुक्त होता है खुला न्यायालय समझा जाएगा, यानी कि उसको ओपन कोर्ट समझा जाएगा और जनता इसमें क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। हम जाते हैं ना कई बार कोर्ट में, तो हर व्यक्ति जा सकता है। जैसे कि कई बार हम लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं तो लॉ के स्टूडेंट्स को भी कोर्ट में जाना अलाउ होता है, और व्यक्ति भी आते हैं प्रोसीडिंग्स वगैरह सुनने के लिए। तो उसमें कहता है कि भाई ओपन कोर्ट होगा और कोई भी व्यक्ति क्या होगा, उसमें जा सकता है, और पीठासीन न्यायालय जब ठीक समझे जनसाधारण के प्रवेश को रोक सकता है। मान लीजिए न्यायालय को लगता है भीड़ बढ़ गई है, या फिर क्या करते हैं इस प्रोसीडिंग को उसको छुपा के करना है, तो वो क्या कर सकता है, पीठासीन अधिकारी उनको लगता है तो कह देगा कोर्ट में कि भाई जो अब व्यक्ति जो आ रहे हैं उनको वहीं रोक दो, या जो भी वहां पे होंगे उनको बाहर भी भेज सकता है। धारा 64, 65, 67, 68, 70 और 71 इनका जो ट्रायल होगा, बेसिकली स्पेसिफिक सेक्शन कर दिए हैं कि भाई इनका जो विचारण होगा वो बंद कमरे में होगा, यानी कि कैमरा ट्रायल होगी। इन पे कैमरा ट्रायल होगी, परंतु आवेदन की अनुमति दे सकता है, यानी कि कह सकता है कि भाई अगर ठीक होगा तो उसको बुलाया जा सकता है, मतलब अलाउ कर सकता है, कोई किसी तरीके का कोई आवेदन वगैरह किया जाता है। अब ये कौन से सेक्शंस हैं, ये सेक्शन है हमारे बीएनएस के। बीएनएस के कौन से सेक्शन हैं, जो महिला के विरुद्ध अपराध होते हैं, जिनमें रेप वगैरह वाले ऑफेंसेस हो गए, लैंगिक अपराधों वाले हो गए, और जो बच्चों से रिलेटेड जो होते हैं ना, बालकों का संरक्षण अधिनियम, जो उसके भी सेक्शन 4, 6, 8 और 10 के अधीन जो विचारण होगा वो कमरे में, बंद कमरे में किया जाएगा। और अगर क्या कहते हैं, अगर इसमें आना है, कमरे में आना है, तो उसके लिए अनुमति ली जाएगी, जो कोर्ट से अनुमति ली जाएगी, और महिला न्यायाधीश जो होगी वो इसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह करेगी। ठीक है, और जिन कार्रवाइयों के लिए विचारण बंद कमरे में कर दिया जाए उनके लिए बिना अनुमति कार्रवाइयों का प्रकाशन भी मतलब ये जो प्रोसीडिंग वगैरह चलेगी इनका आप पब्लिश भी नहीं कर सकते हैं, प्रकाशन भी नहीं कर सकते हैं। और जो कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी, महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, ओपन कोर्ट होती है, और अगर कैमरा ट्रायल चलती है तो जो बिना परमिशन के होता है उस कैमरा ट्रायल में नहीं आ सकते हो, साथ ही इनका प्रकाशन यानी कि पब्लिश भी नहीं कर सकते हो। तो ये था हमारा एक बड़ा वाला चैप्टर नंबर 26, जिसको कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो जब तक पार्ट 1 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो पार्ट 2 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब पार्ट 1 ही समझ में नहीं आएगा तो पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखेंगे, तभी पार्ट 2 की तरफ में आप आएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बीएनएस और बीएनएसएस एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, और अब जितने भी एग्जाम आएंगे उनमें यही आएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक बीएनएस और बीएनएसएस को ये पढ़ के शुरू नहीं किया है कि क्या पता हमारे में पुराने एक्ट्स आ जाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ भी रहे हैं पुराने एक्ट्स, आईपीसी को पढ़ रहे हैं, तो कंपेयर करते हुए पढ़िए। आईपीसी और बीएनएस का कंपेयर जो वीडियो है ना, कंपेयर करते हुए जो वीडियोज़ हैं वो हमने डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और डीलो क्लासेस की ऐप है जिसपे कि आपको इनका पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप है जो भी है डीलो क्लासेस के नाम से, डीलो क्लासेस के नाम से चैनल है, तो आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।